आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्रोइंग माइंड्स पर। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम बात करेंगे कर्मधारय समास पर। इससे पहले के वीडियो में हम द्विगु, द्वंद्व और अव्ययी भाव समास को अच्छे से विस्तार से पढ़ चुके हैं। तो देखिए, कर्मधारय समास क्या होता है। इसके अंदर क्या होगा, पहला पद आपका विशेषण होगा और दूसरा पद आपका क्या होगा, विशेष्य हो गया। अब विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं जब हमने अपना विशेषण वाला टॉपिक कवर किया था। विशेषण होता है किसी चीज की विशेषता बताने वाला शब्द और विशेष्य होता है जिस चीज की विशेषता बताई जाती है। ये कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान हो सकता है। तो पहला पद तो होगा जो विशेषता बताएगा और दूसरा होगा जिसकी विशेषता बताई जाएगी। लेकिन कर्मधारय समास भी दो तरह के होते हैं, एक होता है विशेष्य विशेषण कर्मधारय समास और दूसरा होता है उपमेय उपमान कर्मधारय समास। तो देखिए, यहाँ क्या फर्क होता है, विशेषण और विशेष्य में तो क्या होता है, पहला शब्द विशेषण और दूसरा क्या होगा, आपका विशेष्य होगा। ठीक, यहाँ भी ऐसा ही होगा, लेकिन यहाँ एक तुलना की जाती है। यहाँ तो सिर्फ विशेषता बताई जाती है, यहाँ एक तरह से तुलनात्मक होता है। उपमेय को उपमान के अंदर पूरी तरह से दिखाया जाता है। अब उपमेय और उपमान क्या होते हैं, ये हम आगे जानेंगे जब हम उपमेय उपमान कर्मधारय समास को समझेंगे। पहले हम बात करते हैं विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास की। तो देखिए, इसके अंदर पहला शब्द विशेषण, दूसरा क्या होगा, विशेष्य। किस प्रकार, अंधकूप, अंधा है जो कूप, तो अंधा क्या हो गई, विशेषता, और कूप क्या हो गया, विशेषण। दुरात्मा, दुर मतलब बुरी होता है, आत्मा बुरी है जो आत्मा, तो बुरी हो गई किसकी विशेषता, आत्मा की, तो ये विशेष्य और ये विशेषण। तो इस तरह से इसमें क्या होंगे, विशेष्य होगा पहला पद और दूसरा क्या होगा, आपका विशेषण होगा। अब देखिए, जब आपने लास्ट तीन जो समास पढ़े थे, क्या कहीं भी आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है उनको लेकर के, ये कहीं उनमें से तो नहीं है। देखिए, नहीं हो रहा होगा, क्योंकि पहले में क्या था, हमने द्विगु पढ़ा, द्विगु में हमने संख्या पढ़ी थी। अब कोई संख्या आ रही है क्या किसी के भी सामने, नहीं आ रही है। दूसरे में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा के बीच में डैश होगा और यहाँ एक शब्द होगा और एक शब्द यहाँ होगा, दोनों शब्द अलग होंगे और अधिकतर क्या होंगे, अधिकतर विलोम शब्द होंगे। ठीक है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है, यहाँ तो कोई डैश वाला वाक्य ही नहीं है। तीसरा हमने अव्यय पढ़ा था कि उसकी क्या पहचान पड़ी थी, या तो आ से शुरू होगा या यथा से होगा या प्रति से होगा या फिर आपके रिपीटेड शब्द होंगे, जैसे कि गांव और डैश गांव, दो शब्दों में बीच में डैश होगा, सेम शब्दों के बीच में। तो क्या उनमें से कुछ है, नहीं है। ठीक है, तो एक तो यही है कि सीधा हमारे पास तीन ही ऑप्शन बच जाते हैं। अब उन तीन में से कौन सा पहचानेंगे, कर्मधारय है, बहुब्रीहि है या फिर तत्पुरुष है, तो वही आज इस वीडियो में हम जानेंगे। विशेष्य विशेषण यहाँ तक समझ में आया होगा। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, नीला विशेषता किसकी, कंठ की। कमल नयन, कमल जैसे नयन, कमल के जैसे नयन। पीतांबर, पीले हैं जो अंबर, या फिर यहाँ पे वस्त्र भी हो सकता है, वस्त्र का ही पर्याय होता है अंबर। ठीक है, देखिए इस तरह से। अब देखिए उपमेय उपमान। अब यहाँ मैंने कहा क्या होगा, उपमेय का उपमान के अंदर लोप होगा। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है। देखिए, उपमान कोई प्रसिद्ध व्यक्ति, वस्तु हो सकता है, प्रसिद्ध व्यक्ति या फिर कोई वस्तु, स्थान, कुछ भी हो सकता है, जिसके साथ में क्या किया जाता है, एक शब्द का कहीं ना कहीं तुलना की जाती है, उसको उसके अंदर दिखाया जाता है, उसके जैसा दिखाया जाता है बिल्कुल, और उसको उसी के अंदर लोप कर दिया जाता है। ठीक है, सिमिलरिटी ना दिखाकर उसे क्या कर दिया जाएगा, बिल्कुल उसी के अंदर लोप कर दिया जाएगा। जैसे कनक लता, कनक के समान लता, तो लता है वो कैसी है, बिल्कुल कनक के समान है। ठीक है, तो कनक जैसी नहीं कि मतलब लगभग उसके जैसी नहीं, बिल्कुल वही। नर सिंह, सिंह रूपी नर, तो क्या दिखाया गया है कि नर है जो वो कैसा है, वो सिंह रूपी है। अब देखिए, सिंह के जैसा नहीं है, सिंह रूपी है, कहीं ना कहीं बिल्कुल जो उपमेय है उसको बिल्कुल उपमान के अंदर दिखा दिया गया है। जैसे कि आगे क्या है, स्त्री रत्न, स्त्री रूपी रत्न। अब यहाँ ये नहीं किया कि वो रत्न के जैसी होती है, बिल्कुल यही कह दिया गया है कि रत्न ही है, स्त्री क्या है, रत्न ही है। तो रत्न के अंदर ही क्या कर दिया गया है, उपमेय को लोप कर दिया गया है उसका, उसे बिल्कुल उसी के अंदर उसी के जैसा दिखाया गया है। वचनामृत, वचन रूपी अमृत, वचन रूपी अमृत। तो इस प्रकार से ये किसमें आएंगे, उपमेय उपमान कर्मधारय समास में आएंगे। अभी देखिए, अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आपको इनमें लग रहा हो, तो जब हम अपना अलंकार का टॉपिक करेंगे ना, ठीक है, तो वहां ये आपको डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरह के जो शब्द होंगे वो उपमेय उपमान कर्मधारय समास के अंदर आएंगे। जब आप अलंकार करेंगे, हम समास खत्म होने के बाद अपना अलंकार का टॉपिक ही देखेंगे, तो उसके बाद एक बार और इसको रिवाइज कर लीजिएगा, आपको बिल्कुल 100% ये समझ में, माइंड में फिट बैठ जाएगा। यहां तक हुआ। बहुब्रीहि समास के अंदर क्या होगा,
पहला और जो दूसरा पद होंगे वो मिलकर क्या करेंगे, किसी तीसरे पद की तरफ संकेत करेंगे। किस तरह से, देखिए एक दंत, आप सभी ने ये नाम सुना हुआ है, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। तो यहाँ जो एक दंत शब्द होता है वो किसके लिए प्रयोग होता है, वो गणेश जी के लिए प्रयोग होता है, हम सभी जानते हैं। इसका मतलब क्या है, एक दांत वाला। तो समास का विग्रह क्या है इसका, एक दांत वाला। समास विग्रह एक दांत वाला, एक दांत वाला कौन, गणेश, स्पेशल उन्हीं के लिए प्रयोग हुआ है। तो जब जो पहला और दूसरा पद होंगे वो मिलकर क्या करेंगे, किसी तीसरे की तरफ संकेत करेंगे पद के, तो वो कौन से होंगे, आपके बहुब्रीहि समास होंगे। कमल नयन, कमल जैसे नैनो वाला, अर्थात राम, मेरे लिए राम के लिए कहा जाता है, कहीं कहीं यहाँ पे में कृष्ण भी लिखा मिल सकता है, कमल जैसे नैनो वाला। अब देखिए यही एग्जाम्पल आपने जब कर्मधारय पढ़ा था तो भी पढ़ा था, ठीक, कर्मधारय के अंदर भी हमने पढ़ा, वहां पर जो समास का विग्रह था वो सिर्फ क्या था, कमल जैसे नयन, क्या था, कमल जैसे नयन। तो जब सिर्फ इतना विग्रह दिया है कि कमल जैसे नयन, तो फिर वो किसी के भी नयन होते हैं, वो कमल जैसे हो सकते हैं, उसके बारे में बात हो रही है। लेकिन जब कहा जाता है कि कमल जैसे नैनो वाला, तो यहाँ मतलब होता है कि वो किसी तीसरे की तरफ अर्थात राम की तरफ क्या किया जा रहा है, इशारा किया जा रहा है। तो फिर ये आपका क्या बन जाएगा, बहुब्रीहि समास बन जाएगा। सिर्फ इतना होता कमल जैसे नयन विग्रह, तो वो क्या होता, कर्मधारय होता। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो फिर वो विग्रह भी आपको साथ में देगा, ताकि आप आंसर दे सकें, क्योंकि उस विग्रह के बेसिस पे ही आप डिफरेंस करेंगे कि वो बहुब्रीहि समास है या फिर कर्मधारय समास है, या फिर उसके साथ में ये आपको रिटर्न होगा। अगर कोई तीसरा पद इंगित तीसरा पद दिया हुआ है उसके साथ, तो ऑब्वियसली आप क्या लगा के आएंगे, बहुब्रीहि समास लगा के आएंगे। गजानन, गज जैसे आनंद वाला, गजानन की भी किसको कहते हैं, गणेश जी को कहते हैं। तो ये शब्द, ये जो पद है ये किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, गणेश जी की तरफ। तो ऐसे ही कि जब क्या होंगे ये पद किसी तीसरे की, इन चीजों के बारे में बात ना करके ये किसका इशारा करते हैं, किसी तीसरे का इशारा करते हैं। क्या अब तक के जो समास पढ़े थे उसमें ऐसा कुछ आपने पढ़ा था, नहीं, ये सिर्फ बहुब्रीहि समास की ही फीचर होती है। इसीलिए इसका कहीं आप इसके नाम से भी इसको थोड़ा सा याद कर सकते हैं, बहुब्रीहि, बहु मतलब ज्यादा, तो क्या होंगे, एक से ज्यादा अर्थ होंगे। ये याद करने के लिए है सिर्फ कि आपको ये याद रहे कि ये कर्मधारय वाला होता है या फिर बहुब्रीहि होता है। तो बहुब्रीहि में ये होगा कि वो किसी तीसरे पद की तरफ क्या करेंगे, संकेत करेंगे। बहु मतलब ज्यादा पदों की तरफ संकेत करेंगे। तो एक तो उसका समास विग्रह होगा, दूसरा वो पद होगा जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। तो यहां से आप इस कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं कि कर्मधारय में ये वाली चीज आएगी या फिर ये बहुब्रीहि में होती है, ठीक है। तो कर्मधारय में नॉर्मल आएंगे आपके सामान्य, और इसके अंदर आएंगे जब तीसरे पद की तरफ क्या किया जाएगा, संकेत किया जाएगा। ये याद रखने के लिए एक टिप है, जिस तरह हम द्विगु और द्वंद्व की कर रहे थे। देखिए उसके बाद क्या है, महात्मा, महान है आत्मा जिसकी। अब देखिए जब मैंने ये कहा, अब देखिए यहाँ कोई तीसरी की तरफ संकेत करने के लिए पर्टिकुलर कोई नाम आपके सामने नहीं है, महात्मा, महान है आत्मा जिसकी, लेकिन ये क्या है, ये भी किसी एक पर्टिकुलर ऐसी आत्मा के बारे में बात की जा रही है जिसकी आत्मा साफ है, ठीक है, जिस व्यक्ति की आत्मा साफ है, ये जो महान इंसान ऐसा रहा जिसकी आत्मा साफ थी, उसकी तरफ। तो यहाँ भी क्या है, एक तीसरे पद की तरफ संकेत है। अगर इसी के विग्रह को ऐसे लिख दिया जाए, इसी विग्रह को अगर लिख दिया जाए, महान है जो आत्मा, सिर्फ इतना, महान है जो आत्मा, तो फिर वो हर किसी, जो महान आत्मा है वो हर किसी के लिए होगा, तो वो कर्मधारय हो जाएगा। लेकिन महान है आत्मा जिसकी, किसका होगा, बहुब्रीहि समास का होगा। त्रिवेणी, तीन नदियों का संगम स्थल। यहाँ जो ये त्रिवेणी शब्द है, देखिए यहाँ आपको एक थोड़ा सा लग सकता है कि ये कौन सा है, ये द्विगु समास है, क्योंकि इसके अंदर क्या आ रहा है, आपका संख्यावाचक शब्द आ रहा है। संख्यावाचक शब्द तो आ रहा है, लेकिन ये जो मेन है ये किसके लिए प्रयोग हुआ है, प्रयागराज के लिए। तो यहाँ पे ये आपको गिवन होगा, ठीक है। तो उसी से आप ये पहचान लेंगे कि ये, क्योंकि ये प्रयागराज की तरफ एक तीसरे पद की तरफ इंगित कर रहा है, तो ये द्विगु ना होकर क्या है, आपका बहुब्रीहि समास है। ऐसे कुछ ही एग्जाम्पल हैं जो आपको द्विगु वाले किसके अंदर मिलेंगे, बहुब्रीहि समास के अंदर मिलेंगे। लेकिन उनको पहचानने के लिए आपको समास का विग्रह करके दिया हुआ होगा, उसी के बेसिस पे आप निकालेंगे। जब ये होता तीन नदियों का समाहार, तो कोई भी ऐसा समाहार जहां पे तीन नदियां मिलती है, तो वो क्या हो जाता है, आपका द्विगु समास हो जाता। लेकिन यहाँ पर्टिकुलर बात हो रही है प्रयागराज की, तो ये आपका क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। तो इसी तरह से आपने अंतर द्विगु और बहुब्रीहि समास में करना है, कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर करना, और बहुब्रीहि और द्विगु समास में अंतर करना। आई होप आप ये समझ चुके होंगे। नीलकंठ, नीलकंठ है जिसका, अर्थात शिव,
नीलकंठ है जिसका अर्थात शिव। कंठ किसका नीला है? शिव जी का नीला है। तो यहाँ किसके बारे में बात की जा रही है? शिव जी के बारे में। तीसरे पद के बारे में बात की जा रही है। तो कौन सा है आपका? बहुब्रिय है। ये सेम एग्जाम्पल आपने कर्मधारय में भी पढ़ा था, लेकिन वहां क्या पढ़ा था? नीला है जो कंठ, तो फिर वो कोई भी कंठ जो नीला है, वहां शिव के बारे में बात नहीं हो रही है। जब वो सामान्य रूप से प्रयोग हुआ है तो वो आपका कौन सा बनेगा? कर्मधारय समास बनेगा। अब देखिए इसके अंदर भी क्या है, आपको जो समास है और उसका विग्रह है उसे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होगा, समझना होगा, उसके अंदर क्या चीज आपको दिखाई जा रही है, उसी के बेस पर आप क्या कर पाएंगे, आगे फिर डिफरेंस अच्छे से कर पाएंगे। तो इसके और जो एग्जाम्पल हैं वो आप पढ़ सकते हैं। कुछ कुछ एग्जाम्पल होते हैं जो थोड़े से इनसे हटकर होते हैं, या फिर जिन पे आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करना होता है, या फिर जो चीजें हमें नॉर्मली वो सामान्य होती है लेकिन हमें नहीं पता होती हैं। जैसे हो सकता है कि ये त्रिवेणी का मतलब प्रयागराज भी होता है, ये आपको ना मालूम हो, जबकि ये गणेश जी हुआ, एक दंत हुआ, कमल जैसे नैनो वाला हुआ, ये हमारे पढ़े हुए शब्द होते हैं। नीलकंठ है जिसका शिव, ये भी हमने जाना हुआ होता है। तो इसीलिए जो जहां से भी आपको कहीं हिंदी की बुक मिले तो उसके अंदर जो भी समास दे रखे हो उन्हें एक बार सिर्फ पढ़ लीजिएगा। बाकी ये एक्सप्लेनेशन काफी है पहचानने के लिए कि कौन सा समास कौन सा होता है। जान लेते हैं कर्मधारय और बहुब्रीहि समास के अंतर और अच्छे से। जब ये एक साथ आपको दिखाया जाएगा तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और थोड़ी सी अच्छी होगी इसे लेके। देखिए पहला शब्द है कमल नयन। तो समास विग्रह जब है कमल जैसे नयन, तो वो किसी के भी कमल जैसे नयन क्या है? कर्मधारय। कमल जैसे नैनो वाला अर्थात राम, तो आपका क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। उदार हृदय, उदार है जो हृदय, कोई भी हृदय जो उदार है, कर्मधारय। उदार है हृदय जिसका, मतलब जो दयालु लोग होते हैं उनकी पर्टिकुलर बात हो रही है, तो फिर ये क्या हो जाएगा आपका? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। देखिए यहाँ पे तो विशेषता बताई जा रही है हृदय की, कि हृदय क्या है? उदार है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ आपको कह रहा है कि उदार है हृदय जिसका किसी के बारे में बात हो रही है, तीसरे पद के बारे में, विच इज दयालु। तो आपका क्या है? बहुब्रीहि समास है। यहाँ क्या है? कर्मधारय कमल जैसे नयन, तो नयन की क्या है? विशेषता है कि वो कमल जैसे हैं। कमल जैसे नैनो वाला, यहाँ बात हो रही है किसी तीसरे पद के बारे में अर्थात राम के बारे में, तो क्या है आपका? बहुब्रीहि समास। उसी तरह देखिए महात्मा, कर्मधारय में क्या होगा? महान है जो आत्मा, आत्मा की विशेषता है कि आत्मा कैसी है? महान है, महान आत्मा। बहुब्रीहि महान है आत्मा जिसकी, तो ये अब क्या है? पर्टिकुलर उसके बारे में बात हो रही है जिसकी क्या है? आत्मा महान है। यहाँ विशेषता नहीं बताई जा रही है, विशेषता तो यहाँ है कि महान है जो आत्मा, आत्मा की विशेषता बताई जा रही है। यहाँ क्या है? महान है आत्मा जिसकी, तो किसकी? किसी के बारे में बात हो रही है ना, तो वही क्या होगा आपका? बहुब्रीहि समास होगा। तो जब आपने इन वाक्यों को एक साथ देखा होगा तो आपको और थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ आया होगा। अब पीताम्बर का समास विग्रह करके कर्मधारय और बहुब्रीहि का आप मुझे कमेंट करेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तत्पुरुष समास के साथ। ये सेशन थोड़ा लंबा हो रहा है और एक साथ अगर आपको ये तीनों करा दिए तो फिर थोड़ा सा आपके माइंड में घिचपिच हो जाएगी। तो आज इतना ही पढ़ेंगे। आप कर्मधारय और बहुब्रीहि के ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ताकि ये बिल्कुल आपको आपके माइंड में सेट हो जाए कि इनके बीच में क्या फर्क होता है, कौन सा कर्मधारय होता है, कौन सा बहुब्रीहि होता है। खुद से इनका समास विग्रह करने की भी कोशिश करिएगा। फिर आप अगर ये प्रैक्टिस आप करेंगे तो फिर आपको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से ही आपको समझ आने लग जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में तत्पुरुष समास के साथ मिलेंगे। ये सेशन थोड़ा ज्यादा लंबा ना हो इसलिए इसको यहीं स्किप करेंगे। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।